नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे मुंबई ब्रिज हादसे की, जिसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। 36 लोगों का इलाज अस्पतालों में चल रहा है। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी, रेल मंत्री पीयूष गोयल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राहुल गांधी ने दुख जताया। मुंबई ब्रिज हादसे में रेलवे और बीएमसी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामला 304A के तहत दर्ज हुआ है। तो मुंबई ब्रिज हादसे का हम जिक्र कर रहे हैं और ये हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो ये तीसरा बड़ा हादसा माना जाएगा। मुंबई की बात करें और उसके बाद सवाल है कि क्या मुंबईकरों की जिंदगी इतनी सस्ती है। और दिलचस्प बात यह है कि इस ब्रिज का अभी थोड़े दिन पहले ही ऑडिट हुआ था और ऑडिट में ये कहा गया था कि कुछ माइनर सी दिक्कतें हैं जो कि ठीक कर ली जाएंगी, लेकिन माइनर दिक्कतें नहीं थी। ये आप जो है इस हादसे के बाद देख सकते हैं। 6 लोगों ने जान गंवाई है, मजाक नहीं है। और जिस तरीके से सीएसटी स्टेशन की जब हम बात करते हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है, अगर हम स्टेशन की बात, सबसे बड़ा स्टेशन है ये, और उसके बाद यहां पर अगर इस तरह की सेफ्टी है तो आप अंदाजा लगाइए। सीएसटी स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज गिरने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 36 लोग जो हैं वो इलाज करा रहे हैं। आपको बरेली के सरकारी दफ्तर लिए चलते हैं और वहां पर कैसे जाम छलक रहे हैं इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पीछे सरकारी फाइलों का ढेर और मेज पर शराब की बड़ी बोतल, कहीं ग्लास में शराब तो कहीं हाथ में। पहली नजर में ही सरकारी दफ्तर सा लग रहा, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये संभव कैसे है कि सरकारी ऑफिस में इस तरह का नजारा हो। तो जनाब, आप गलत हैं। ये नजारा बरेली के आवास विकास दफ्तर का है। बताया जा रहा है कि यहाँ तो शाम होते ही सरकारी दफ्तर मैखाना में तब्दील हो जाता है। पब्लिक डीलिंग का समय खत्म होते ही दफ्तर के अंदर सरकारी टेबल पर चलती है शराब पार्टी। आवास विकास दफ्तर के किसी एक कमरे में नहीं बल्कि हर हिस्से में जाम छलकते हैं। बताया तो यहाँ तक जाता है कि अधिकारियों को भी इसकी खबर है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं। अब आप ही सोचिए, जब दफ्तर के अंदर ऐसा नजारा होगा तो फिर ये कर्मचारी काम कैसे करते होंगे। हरीश शर्मा, न्यूज़ 18, बरेली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शराब के विज्ञापन पर रोक लगा दी। अब यूपी में किसी भी तरीके से शराब का प्रचार नहीं किया जा सकेगा। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा है कि शराब का विज्ञापन करना उसको बढ़ावा देने जैसा है। हाईकोर्ट ने इस बाबत आबकारी आयुक्त और राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि फैसले को कड़ाई से लागू किया जाए। आज इस पिटीशन को अलाउ किया, पीआईएल को अलाउ किया। इसमें रिस्पोंडेंट्स के ऊपर कॉस्ट लगाई 25,000 की। पुलिस अथॉरिटीज़ को और आबकारी विभाग को डायरेक्ट किया कि इंश्योर करें कि किसी भी मीडियम से स्टेट में किसी तरह का शराब का विज्ञापन ना हो। कोर्ट ने माना है। हरदोई में इंसाफ के लिए एक परिवार को क्यों टंकी पर चढ़ना पड़ गया, रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पानी की टंकी पर चढ़ा पूरा परिवार। बताओ क्या समस्या है। देखने वालों की भी अटक गई सांसें। व्यवस्था से नाराज परिवार का खतरनाक कदम। नीचे प्रशासन ने भी किए चुस्त दुरुस्त इंतजाम। या हम में से कोई ऊपर आ जाएगा, हम आपसे बात कर लेंगे, क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। जिला महिला चिकित्सालय परिसर में घंटों खलबली मची रही। सुरसा थाना के छोली वरिया गांव का निवासी परमेश्वर अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ पानी की टंकी से छलांग लगाने की धमकी दे रहा था। नीचे पुलिस की टीम मुस्तैद थी किसी अनहोनी से निपटने के लिए। साथ ही उससे नीचे आने की मिन्नतें करती रही। मीडिया के अलावा तुम्हारा कोई और बयान नहीं लेगा। आपकी जो बात हुई है उसका हम लोग पालन करेंगे और आप लोग भी नीचे आ जाओ।
आप इसे ड्रामा कह सकते हैं, लेकिन ये कोशिश है परमेश्वर के परिवार की कुंभकर्णी नींद में सोए सिस्टम को जगाने की। कई आरोप लगाए गए हैं जिसमें मनरेगा का और जॉब कार्ड से रिलेटेड ग्राम सभा की जमीन को जो कब्जा अभिषेक है, कुछ इस तरह से कोटेदार इत्यादि को लेकर के है। 1-2 शिकायतें पुलिस की भी है। परमेश्वर के मुताबिक गांव के ही दबंग राजेश के साथ उसका जमीनी विवाद चल रहा है। मामला कोर्ट में है और राजेश उस पर कोर्ट के बाहर मनमाने ढंग से सेटलमेंट का दबाव बना रहा है। परमेश्वर ने शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने उसके खिलाफ ही मामला बना दिया। संतुष्ट हो? नाराज परमेश्वर ने अपने परिवार संग जान देने का फैसला किया। तब खुद एएसपी ज्ञानंजय सिंह और एसडीएम राकेश गुप्ता को मौके पर पहुंचना पड़ा। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। हरदोई से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं हरदोई में टंकी पर चढ़ा पीड़ित परिवार 12 घंटों के बाद नीचे उतर पाया। प्रशासन ने पीड़ित परिवारों की मांग मान ली। पीड़ित परिवारों का मेडिकल जो है वो कराया गया। छोली बेरिया गांव है, सुरसा थाना क्षेत्र में। वहां के परमेश्वर थे, अपने पत्नी और 3 बच्चों के साथ टंकी पर चढ़ गए थे। उनकी 15 सूत्री मांगे थी। जो भी मांगे हैं, जो भी इसकी जितनी भी मांगे हैं उसकी जायज मांगे सब। गुरुवार को लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ राज्यपाल राम नाईक से मिलने पहुंचे। इस मुलाकात के बारे में जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। उधर दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। बताया जा रहा है कि लोकसभा उम्मीदवारों पर इस बैठक में फैसला होगा। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आज बीजेपी लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में आज, जैसे कि हमने आपको जानकारी दी, बड़ी बैठक है आज और संभावना है कि पहली लिस्ट जो है बीजेपी की जारी हो सकती है। बीएसपी आज लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। कई दिनों से लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती पार्टी नेताओं और अपने खास सिपह सलारों के साथ चर्चा कर रही थी। लिस्ट को लेकर बसपा नेताओं का जमावड़ा लखनऊ में लगा हुआ है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव किसान सम्मान योजना को लेकर गंभीर आरोप लगाते नजर आए। अखिलेश की माने तो किसान सम्मान निधि का रुपया बैंक वापस ले रहे हैं। अखिलेश यादव ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने इसकी जांच कराए जाने की मांग की है। अपने ट्वीट में अखिलेश ने लिखा है कि किसानों और अखबारों से खबर मिली है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत दी गई राशि 24 घंटे के अंदर ही किसानों के खातों से वापस ले ली गई है। भयंकर जुमला पार्टी तो अब वादाखिलाफी के साथ जनता को धोखा भी दे रही है। मैं अपील करता हूं कि इसकी फौरन जांच हो और सच सामने आए। प्रियंका गांधी वाड्रा का आज का लखनऊ दौरा रद्द हो गया। प्रियंका 18 मार्च को लखनऊ आएंगी। प्रियंका गांधी 19 मार्च से प्रयागराज और काशी के दौरे पर रहेंगी। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने कहा है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हर हाल में कांशीराम का जन्मदिन मनाया जाएगा। इस मौके पर चंद्रशेखर ने सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि सरकार जानबूझकर ट्रेनें रद्द कर रही है ताकि लोग दिल्ली ना पहुंच सके। रिटायर्ड आईएएस नेतराम के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। 2 दिन बाद जब छापेमारी खत्म हुई, इसके बाद लोगों के सामने आया जो भी वो हैरान करने वाला था, क्योंकि काली कमाई के काले राज सबके सामने आ गए। टीम ने नेतराम के ठिकानों से 300 करोड़ की काली कमाई से जुड़े दस्तावेज जब्त किए हैं, जिनसे पता चलता है कि 300 फर्जी कंपनियों के जरिए काले धन को खपाया जा रहा है। आरोप है कि काले धन से मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में 6 संपत्तियां बनाई गई, जिसका कोई हिसाब नहीं है। इसके साथ ही दिल्ली और लखनऊ आवास से 2 करोड़ 14 लाख रुपए कैश भी बरामद हुए।
यूपी के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने नेतूराम के ठिकाने पर छापे मारने को लेकर कहा है कि दुख इस बात का होता है जब भ्रष्टाचारियों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो कुछ लोगों को कष्ट होता है। देखिए, जिन्होंने देश को लूटने का काम किया है, जिन्होंने आम जन को लूटने का काम किया है, जिसने गरीब के खजाने को लूटने का काम किया है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपना काम करेंगी। लेकिन दुख इस बात का होता है कि जब भ्रष्टाचारियों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो भ्रष्टाचार में जो संलिप्त लोग हैं और जिन लोगों के संरक्षण में भ्रष्टाचार हुआ है उनको बहुत तकलीफ होती है। तो आखिरकार ये गठबंधन के लोग बताएं कि भ्रष्टाचार के साथ इनका क्या गठजोड़ है। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ा है। मुठभेड़ की बात करें तो बदमाश जुल्फिकार और एक सिपाही को गोली लगी। इस मुठभेड़ में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला थाना मुंडाली क्षेत्र का है। पकड़े गए बदमाशों पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पीछे बैठे हुए व्यक्ति ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस पार्टी चूंकि सीधे खड़ंजे पर खड़ी हुई थी तथा अपने आप पर गोली चलता देख इन्होंने भी रिटेलिएटरी फायर किया, जिसमें कि पीछे बैठे हुए व्यक्ति के पैर में गन शॉट वुंड आया है। उसकी जब बाद में जांच की गई तो देखा गया कि उसको पैर में इंजरी हुई है। साथ ही साहस का परिचय देते हुए एसओ मुंडाली और टीम ने जो बाइक चला रहा था उसको भी पकड़ लिया है। इसकी पहचान जुल्फिकार के रूप में हुई है जिसको गोली लगी है। ये थाना मुंडाली तथा अन्य कई थानों से लूट और हत्या के मुकदमे में वांछित है। प्रेजेंटली ये दोनों ही 139/14 थाना मुंडाली के मुकदमे में, जो कि हत्या का मुकदमा है, उसमें वांछित चल रहे थे। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी, जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा है। पकड़ा गया बदमाश लाखन लुटेरा है, जिस पर 15,000 का इनाम था। एक अभियुक्त लाखन जो कि एक शातिर बदमाश है और 15,000 रुपये का इनामी जो कुछ दिनों पहले थाना प्रकाशी शहर में ढाबे लूट हुई थी उस केस में वांटेड था, उसी में उसका इनाम था। घायल हुआ है और गिरफ्तार हुआ है। उसका एक साथी फरार हो गया है। इस मुठभेड़ में एक मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। यह एक शातिर अपराधी है और ये इस पर थाना हरिद्वार से भी 2,000 रुपये का इनाम था। ये कई और थानों से वांटेड है और बहुत ही शातिर अपराधी है। मेरठ में 2 बाइक पर 4 बदमाश सवार होकर आए और कपड़ा व्यापारी और उसके साथी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। गोली लगने से व्यापारी और उसका साथी गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोलीकांड के पीछे लव मैरिज का विवाद भी सामने आ रहा है। मामला थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के श्यामनगर का है। पुलिस ने कार्रवाई करने की बात कही है। 2 लोग घायल हैं, एक को बाजू में और पैर में लगी है, एक को पैर में लगी है। सारी चीज़ों की छानबीन की जा रही है और जो भी इसमें अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इटावा में पुलिस टीम ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। इस दौरान पुलिस ने कई देसी तमंचा, राइफल और बंदूकों के साथ साथ भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जनपद इटावा में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम के लिए जो लगातार अभियान चल रहा है, उसी के तहत स्वाट टीम और थाना सिविल लाइन टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ये इनकी कार्रवाई में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से अवैध असला फैक्ट्री बनाने के उपकरण एवं जो हथियार जो भी बरामद हुए हैं। ये 3 जो बदमाश हैं, ये सातिर किस्म के बदमाश हैं, जिनके ऊपर डकैती एवं आर्म्स एक्ट के भी मुकदमे पहले के इसमें लगे हुए हैं। सीतापुर में इलाहाबाद बैंक के एक बैंक मित्र के द्वारा करीब 50 लाख की ठगी की गई। इस मामले में बैंक की ओर से साथ ही करीब 100 लोगों ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। आरोपी का नाम अंकित कुमार सिंह है और वो जिले के मछरेहटा का रहने वाला है। सभी लोगों ने मिलकर ये फ्रॉड किया है। बैंक मित्र का फ्रॉड तो पैसा ट्रांसफर यहाँ से ले जाता था, कैसे ट्रांसफर वहाँ फर्जी विड्रॉल पे उन्होंने कर दिया। और यहाँ बैंक मित्र भी ये नोएडा के फेज 3 कोतवाली इलाके में एक वैन से 1 करोड़ 16 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। साथ ही वैन सवार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जब खुलासा हुआ तो पुलिस के दावों की पोल खुल गई, क्योंकि जिस वैन से पुलिस ने 1 करोड़ 16 लाख रुपए बरामद किए थे वो वैन सीएमएस कंपनी की है, जो एटीएम मशीनों में पैसा रिफिल करती है।
देखो हमारा जो गाड़ी के जो कैश जो भी कैश था गाड़ी में, वो हमारे जो लड़के अंदर हैं उनके पास उसकी डिटेल पूरी होती है। ठीक है। दूसरा क्या है कि जो स्टिकर जो लगे गाड़ी में, स्टिकर लगे हुए थे, हमारी गाड़ी बगैर स्टिकर के कोई गाड़ी नहीं मिलेगी आपको, जिसमें होगा पूरा लोगो जैसे स्टिकर का है, पूरा लोगो सब कुछ होता है। वो यहाँ पे देखो इसका भी यहाँ सारा स्टिकर फटे हुए हैं। इसे जो है काउंट कराया जा रहा है बैंक के अधिकारियों के साथ मिलके। किस उद्देश्य से पैसा ले जाया जा रहा था, कहाँ पे ले जाया जा रहा था, इसकी विस्तृत जांच जो है हम लोगों के द्वारा कराई जा रही है। इनकम टैक्स विभाग को भी सूचना इसकी दी गई है। आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी उनके पास मानक नहीं है, ना उनके पास कोई अपने कागजात है, ना और कोई बात है। तो ये सारी चीजें हम लोग जांच में इंक्लूड करेंगे कि ये पैसा कहाँ से ले जाया जा रहा था। उधर कानपुर में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। लोगों को 2 लाख रुपए दिलाने के नाम पर कुछ ठगों ने लाखों फॉर्म बेच दिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए हजारों महिलाओं और छात्राओं ने दिल्ली के एक पते पर डाकघर से फॉर्म की रजिस्ट्री भी की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए ये फॉर्म जमा किया गया है। ये क्या फर्जी है? तो यहाँ जमा क्यों किया गया? इससे पहले भी कल भी जमा हुआ, पहले भी जमा हुआ है, तो ये क्यों जमा किया गया? और जो प्लस रिसीविंग दी गई है उसका पैसा क्यों लिया गया? लाखों लोगों को फॉर्म भेजा गया और 40-40 रुपए रजिस्ट्री खर्चा किया जा रहा है, 20 फॉर्म बेचा जा रहा है, धड़ल्ले से काम किया गया। 1.5-2 लाख फॉर्म बेच चुके हैं। के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और जो पैसा गरीबों को लिया गया है इनका पैसा को वापस देना चाहिए।